23 अगस्त 2023 शाम के 6:03 पर भारत चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला और रशिया, यूएसए और चाइना के बाद चांद की सतह पर लैंडिंग करने वाली चौथी देश बन गई। और जब प्रज्ञान रोवर चांद पर उतरा, इसरो ने रोवर के चांद की सतह पर उतरने की एक बेहतरीन तस्वीर रिलीज की। और जैसे ही प्रज्ञान रोवर मून की सरफेस पर चलना स्टार्ट किया तो इसके व्हील्स पर छपे अशोक स्तंभ और इसरो के लोगो का प्रिंट कुछ इस तरह निशान पीछे छोड़ गया। गाइस, इस विक्रम लैंडर में दो तरह के थ्रस्टर का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें से पहला है LAM, जो लैंडर को लगातार थ्रस्ट दे रहा था, जिसके लिए इसमें दो तरह के फ्यूल का इस्तेमाल किया गया है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, जो आपस में मिक्स होकर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, जिससे कि थ्रस्ट जनरेट होगी। दूसरा टाइप है रिएक्शन कंट्रोलर थ्रस्टर, जो लैंडर की रोटेशनल वेलोसिटी और डायरेक्शन को चेंज करने का काम करता है, जो अमूमन ये RCT एक स्टीयरिंग व्हील की तरह ही काम करते हैं। और लैंडर में मौजूद इन 4 थ्रस्टर्स को चांद की ऑर्बिट में पहुंचाने के बाद इग्नाइट किया जाता है, ताकि लैंडर को सटीक पोजीशन पे रखकर उसे ऑर्बिट में स्टेबल रखना इजी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर लैंडर को बाई ओर मुड़ना है तो इसके राइट साइड के थ्रस्टर को ऑन करना होगा, ताकि लैंडर लेफ्ट की ओर झुकी रहे। इसरो ने लैंडर को भेजने से पहले सभी थ्रस्टर की अच्छे से इंस्पेक्शन की थी, ताकि लैंडर के मून सरफेस पर लैंडिंग के चांसेस काफी बढ़ जाए। लेकिन ये सॉफ्ट लैंडिंग इन थ्रस्टर के अलावा एक और पार्ट पर डिपेंड करता है, जिसमें अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो पूरा लैंडर क्रैश हो सकता है, जो है लैंडर के लेग्स। और इसी के लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने स्पेस सेंटर में ही मून के सरफेस की तरह ही टेस्टिंग प्लेट्स तैयार की थी, जिस पे विक्रम लैंडर के लेग्स की काफी सारे स्ट्रेस टेस्ट को परफॉर्म किया गया था। इन सभी टेस्टिंग की रिपोर्ट को देखते हुए इसरो के सभी वैज्ञानिक 100% कंफर्म थे कि चंद्रयान 3 सफल होगा ही, और वास्तव में ऐसा ही हुआ और सारी प्लानिंग सक्सेसफुल हुई। इस प्लान के अनुसार जैसे ही लैंडर चांद की सतह के 745 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचा, उसने सबसे पहले चांद की सरफेस को स्कैन कर एक परफेक्ट लैंडिंग स्पॉट को डिटेक्ट किया। लैंडिंग साइट स्पॉट होने के बाद जब लैंडर मून सरफेस से 30 किलोमीटर की हाइट पर था, तब ये 1.6 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अपनी हाइट कम करता गया। इसी वक्त लैंडर के सभी इंजन स्टार्ट हुए और ये चांद की सरफेस की ओर आगे बढ़ता गया। अब लैंडर के RCT ने लैंडर को लैंडिंग साइट पर लैंड करने के लिए सही डायरेक्शन प्रोवाइड किया। फिर मून सरफेस से 7.5 किलोमीटर की हाइट पर लैंडर में लगे कैमरा और सेंसर्स ने वापस से श्योर किया कि लैंडिंग की जा सकती है और सब कुछ सही है। जैसे ही इसरो को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि सब कुछ ठीक है, तब फिर से लैंडर चांद की सतह पर लैंडिंग करने की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही लैंडर चांद की सतह से 800 मीटर की ऊंचाई पर था, उस पर लगे कैमरास ने सरफेस की ओर फोटोस लेनी शुरू कर दी। वही सेंसर्स ने डेटा को कलेक्ट करना शुरू कर दिया और लैंडर पर लगे कंप्यूटर्स ने इन डेटा को प्रोसेस कर ये कंफर्म किया कि सेंसर्स ठीक तरह से काम कर रहा है। ये कंफर्म होते ही RCT थ्रस्टर फिर से लैंडर को वर्टिकल डायरेक्शन में ले आए और फिर सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी शुरू हुई। सरफेस के करीब पहुंचते ही लैंडर के चारों पैर लैंडिंग की तैयारी में जुट गया। अमूमन इन लेग्स में माइक्रोस्टार और टचडाउन सेंसर्स लगे हैं, जो मून सरफेस की स्कैनिंग कर यहाँ मौजूद एलिवेशन और गड्ढों की स्कैन कर इसने एक वर्चुअल मैपिंग कर ली थी। इसी मैपिंग की मदद से इन लेग्स में लगे एक्ट्यूएटर और इंक्लाइनोमीटर्स ने उनके एंगल्स को एडजस्ट किया, ताकि सरफेस के कांटेक्ट में आने के वक्त लैंडर का बैलेंस ना बिगड़े। इतनी सारी प्रिकॉशंस के बाद भी वैज्ञानिक ये जानते थे कि जिस वक्त लैंडर के लेग चांद की जमीन को टच करेगा, उस वक्त उसे एक शॉक वेव फील होगा। इसीलिए शॉक वेव को एब्जॉर्ब करने के लिए इसके लेग्स में एरोप्लेन्स की तरह शॉक एब्जॉर्बिंग डैम्पर्स लगाए गए थे, जो लगभग 4000 न्यूटन तक के फोर्स को एब्जॉर्ब कर सके। जब लैंडर सतह से 150 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा, उसने फिर से एक बार लैंडिंग साइट की इंस्पेक्शन की और जैसे ही उसने ग्रीन सिग्नल दी और ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स ने फाइनल लैंडिंग के संकेत भेजे, जिसके बाद अगले 73 सेकंड्स में ही विक्रम लैंडर चांद की सरफेस पर सक्सेसफुली लैंड हुआ। और इसरो के बनाए गए इस परफेक्ट प्लान के बदौलत भारत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। लैंडिंग के 4 घंटे बाद विक्रम लैंडर से एक रैंप की मदद से प्रज्ञान रोवर को नीचे उतारा गया, जिसकी पहली तस्वीर को दुनिया के सामने रिलीज भी कर दिया गया, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, जो काफी यूनिक है। इसके बाद रोवर ने रिसीव ट्रांसमीटर एंटेना की हेल्प से लैंडर के साथ संपर्क स्थापित किया, ताकि लैंडर प्रज्ञान रोवर की सारी इंफॉर्मेशन धरती पर भेज सके। ये एंटेना टीवी एंटेना की तरह ही डेटा रिसीव और सेंड कर सकता है, लेकिन एक जरूरी बात, इस कम्युनिकेशन को बरकरार रखने के लिए रोवर को लैंडर के 500 मीटर की रेडियस में ही रहना होगा। और अगर रोवर इसे मेंटेन कर सके तो यहाँ से शुरू होगा असली मिशन, जो है मून सरफेस की केमिकल टेस्टिंग, जिस काम में 2 इंस्ट्रूमेंट उसकी हेल्प करेगा। उसमें से पहला है अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर और लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर, जिसमें से LIBS चांद की जमीन पर मौजूद केमिकल कंपोनेंट्स को इकट्ठा करेगा। फिर इन केमिकल से अल्फा वेव्स और एक्सरेज निकलेगा, जिन्हें रोवर पर लगे एपेक्स इंस्ट्रूमेंट उन्हें
डिटेक्ट कर अलग अलग कंपोनेंट्स के स्पेक्ट्रम के साथ एनालाइज करेगा, जिससे चांद के साउथ पोल की मिट्टी के कंपोजिशन का पता चल सके। और जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे ये पता चलेगा कि चंद्रयान 1 ने जैसे चांद पर पानी होने का दावा किया था, वैसे ही चंद्रयान 3 भी चांद की सतह पर क्या नया ढूंढ निकालेगा। दरअसल चंद्रयान 1 मिशन के समय ही पता चल चुका था कि चांद के साउथ पोल पर पानी मौजूद है, लेकिन शॉकिंगली चंद्रयान 3 को चांद के नॉर्थ पोल नहीं बल्कि साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाया गया। इसके पीछे का कारण है चांद के साउथ पोल में जहां हर वक्त अंधेरा छाया रहता है और सूरज की रोशनी न पड़ने के कारण यहाँ का टेम्परेचर काफी कम रहता है, जिसका मतलब टेम्परेचर जितना कम होगा पानी के आइस फॉर्म में मिलने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा हो जाएंगे। क्योंकि चांद के नॉर्थ पोल पर हर वक्त सूरज की रोशनी पड़ने के बावजूद भी अगर पानी मौजूद हुआ तो फिर साउथ पोल पर इसकी क्वांटिटी भी और ज्यादा होगी। साउथ पोल की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये जगह आज भी वीरान पड़ा है और यहाँ काफी कम मात्रा में अंतरिक्ष में घूम रहे एस्ट्रॉयड टकराते हैं, जिससे यहाँ कई अननोन ऑब्जेक्ट्स के फॉसिल मिलने के चांसेस भी काफी ज्यादा होंगे। साइंटिस्ट के मुताबिक इन फॉसिल से हमारे सोलर सिस्टम के ओरिजिन से जुड़ी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी, जो हमें इस यूनिवर्स की उत्पत्ति के बारे में भी जरूर इन्फॉर्मेशन दे सकता है। लेकिन इसरो के इस चंद्रयान 3 मिशन को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। जब नासा का अपोलो मिशन सिर्फ 4 दिन में ही चांद पर लैंडिंग करने में कामयाब हुआ, तो इसरो को इस मिशन को पूरा करने में 40 दिन क्यों लग गए? एक्चुअली इसके पीछे कई साइंटिफिक रीजंस हैं। यूएसए ने अपने स्पेसक्राफ्ट को सीधे चांद की ऑर्बिट में ही लॉन्च कर दिया था, क्योंकि उनका बजट ज्यादा होने के कारण मिशन में यूज होने वाला रॉकेट ज्यादा फ्यूल कैरी कर सकता था। और जैसा हम सभी जानते हैं कि कम खर्च में मिशन पूरा करने के लिए इसरो पूरी दुनिया में मशहूर है। इसीलिए इसरो के वैज्ञानिक ने चंद्रयान 3 में भी मंगलयान की तरह कम फ्यूल खर्च करने की टेक्नोलॉजी का यूज किया था, जिसमें चंद्रयान 3 धरती के ऑर्बिट में 5 बार चक्कर लगाएगा और फिर किसी गुलेल की तरह इसे चांद की ग्रेविटी का इस्तेमाल कर उसकी तरफ फेंका जाएगा। अब डायरेक्ट लॉन्चिंग में एक ही चांस में सैटेलाइट को लॉन्च करना पड़ता है, जिसके लिए ज्यादा थ्रस्ट की जरूरत होती है और काफी ज्यादा मात्रा में फ्यूल का भी यूज होता है, जिससे कि मिशन का बजट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। वही इस प्रोसेस में सिर्फ ऑर्बिट चेंज के वक्त ही फ्यूल की जरूरत पड़ती है। इसी कारण अपोलो मिशन के डायरेक्ट लॉन्चिंग के लिए 4,40,000 किलो फ्यूल लगी थी। वही इसरो चंद्रयान 3 मिशन को सिर्फ 70,000 किलो फ्यूल में ही कंप्लीट करेगा, जिसके कारण जहां अपोलो मिशन में 2,919 करोड़ का खर्च हुआ था, वही इसरो का चंद्रयान 3 मिशन सिर्फ 615 करोड़ का ही है। अब भले ही ये बजट कम हो, लेकिन इसरो की एक चेयरमैन एस माधवन ने बताया, इतना छोटा बजट होने के बाद भी इसरो का सक्सेस रेट बाकी देशों से 50% ज्यादा है। इतना ही नहीं, मशहूर इसरो साइंटिस्ट नंबी नारायण का कहना है इसरो इस बार जरूर अपने मिशन में कामयाब होगा, और इसरो ने ऐसा करके भी दिखाया, क्योंकि पिछले मिशन के फेलियर से सीख लेकर ही इस मिशन को अंजाम दिया गया। इनफैक्ट इसरो चेयरमैन सोमनाथ के अनुसार चंद्रयान 3 में इसरो ने हर उस छोटी से छोटी चीज पर काम किया जिसके कारण 2019 में लॉन्च हुआ चंद्रयान 2 मिशन फेल हुआ था। इसरो ने लॉन्च के 3 दिन पहले यानी 11 जुलाई 2023 को लॉन्चिंग के लिए रिहर्सल भी किया, जिसे वेट ड्रेस रिहर्सल भी कहा जाता है। इसमें रॉकेट को लॉन्च पैड पर लोड किया जाता है और सारे कम्युनिकेशन सिस्टम और सेंसर्स को एक्टिवेट किया जाता है, जिसके बाद काउंटडाउन शुरू होता है। लेकिन रॉकेट्स को स्टार्ट नहीं किया जाता। इससे मेनली होता ये है कि सारे सिस्टम्स और मशीन्स सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं, इसकी चेकिंग हो जाती है, और अगर इस प्रोसेस के दौरान कोई गड़बड़ी हुई तो उसे लॉन्च के पहले ठीक कर दिया जाता है। और ज्यादातर समय इस प्रोसेस पर मिशन की सक्सेस निर्भर करती है। फॉर एग्जाम्पल, जब 2022 में आर्टेमिस 1 की वेट ड्रेस रिहर्सल चल रही थी, उस समय नासा के वैज्ञानिकों ने रॉकेट से हाइड्रोजन लीकेज की समस्या को डिटेक्ट कर लिया, और अगर ये खराबी डिटेक्ट नहीं होती तो ये मिशन कभी सक्सेसफुल नहीं होता। पर किस्मत से चंद्रयान 3 मिशन में किसी भी तरह की समस्या को डिटेक्ट नहीं किया गया, और 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 2:35 पर लॉन्च होकर धरती के पार्किंग ऑर्बिट में अपनी जगह बना ली। इस पार्किंग ऑर्बिट में किसी भी सैटेलाइट के घूमने के कई सारे फायदे हैं। जैसे सैटेलाइट अगर धरती की ग्रेविटी के कारण तय किए गए रास्ते से थोड़ा भी भटक जाए तो उसे वापस अपने रास्ते पर लाना मुमकिन है। स्टार्टिंग में चंद्रयान 3 ने इसी ऑर्बिट का चक्कर लगाया और अपनी लॉन्चिंग व्हीकल से अलग होकर अपनी जर्नी पर निकल पड़ा। इसके बाद धरती के 5वें ऑर्बिट में आने के बाद चंद्रयान 3 ने अपनी स्पीड को बढ़ाया और आखिरकार 1 अगस्त 12:15 पर धरती से उसके थ्रस्टर को ट्रांसलूनर इंजेक्शन प्रोसेस के लिए एक्टिवेट कर दिया गया। इसी थ्रस्टर के जरिए स्पेसक्राफ्ट को चांद की ओर तय की गई ट्रेजेक्टरी में भेज दिया गया, और यही थ्रस्टर पूरे मिशन में सबसे अहम भूमिका निभाने वाला है। इन्हें बेंगलुरु में मौजूद आइस्ट्रैक सेंटर से कंट्रोल किया जाएगा। यहाँ तक कि भारत के सारे स्पेस मिशन इसी सेंटर से कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि यहाँ से सैटेलाइट की ऑर्बिट, एल्टीट्यूड, फ्यूल कैपेसिटी जैसे और भी कई सारे टेक्निकल चीजों का रियल टाइम एक्सेस किया जा सकता है।
इसी थ्रस्टर की मदद से चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट स्ट्रेट लाइन में जाने की जगह मून के पास पहुंचकर एक कर्व ट्रेजेक्टरी में रहकर इसके ऑर्बिट में एंटर करके इसका चक्कर लगाना शुरू करेगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस मिशन में दुनिया के कई सारे स्पेस एजेंसीज भी बढ़ चढ़कर इंडिया की मदद कर रहा है और चंद्रयान 3 को ट्रैक कर उससे आने वाले सारे डेटा को इसरो के साथ शेयर कर रहा है, क्योंकि इससे सिर्फ अकेले इसरो का फायदा नहीं होगा। ईएसए के मुताबिक इस मिशन के सक्सेसफुल होने से इंटरनेशनल स्पेस कोलैबोरेशन को काफी ज्यादा फायदा होगा। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है, क्या इसरो नासा की तरह फ्यूचर में इंसानों को चांद पर भेज पाएगा या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।